हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा सेक्शन 50 तक हुआ था, 50 के आगे के सेक्शन हमारे रहते हैं, ठीक है। अब हमें दो चीज़ों को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना था। केस लॉ की हम बात करें। केस लॉ में आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टेट जुडिशरी के अकॉर्डिंग मैं आपको अलग से वीडियो दे दूँगी, ठीक है। और रही बात आपकी एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आपके जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब इसी में आपके इतनी दुनिया भर की इलस्ट्रेशन है। इसमें इलस्ट्रेशन ही एग्जाम्पल होते हैं। एक तो आप इसको ना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आप ये ना सोचें कि मुझे इस चीज़ का मतलब तो समझ में आ गया, मतलब मुझे इस सेक्शन का मतलब समझ में आ गया, तो अब मैं इतनी सारी इलस्ट्रेशन क्यों पढ़ूं, क्योंकि एक एक सेक्शन में इन्होंने कई कई इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। तो मेरे कहने से अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि मेरे को चीज़ें क्लियर हो, तो आप मेरे कहने से आप ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन पढ़ें। आपको मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि अगर आपको सेक्शन समझ में नहीं आ रहे, तो आप सीधा इलस्ट्रेशन पे आ जाएं। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरी बात ये, अब आप खुद से भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका अभी राजस्थान का और बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अपनी तरफ से बना देते हैं। तो अपनी तरफ से अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है, तो उसे वही सॉल्व कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जिसने बहुत सारे MCQ सॉल्व कर रखे होंगे। तो अगर आप सीरियस हैं सचमुच में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। खुद जैसे मैं आपको समझाते हुए पढ़ाते हुए खुद से बताती हूँ अपने एग्जाम्पल की, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक हस्बैंड थे, एक वाइफ था, ऐसे करके जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, या एक पार्टनर, दो पार्टनर थे, दोनों ने ऐसे पार्टनरशिप करी, या किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो चीट किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, या जोमेटो वाला एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने कोर्ट में जैसे देखते हैं। कोर्ट में क्या होता है, हम डेली लाइफ पे बहुत कुछ देखते हैं, तो हम उस डेली लाइफ में अपने एग्जाम्पल देख लें। आप जो भी कुछ मूवी देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, आप उसमें अपने एग्जाम्पल ढूंढ लें। क्योंकि जो मेरे पेट बच्चे चलते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तो मैं उनको मूवीज़ के साथ ही, मूवीज़ के बहुत सारे डायलॉग ऐसे हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें हम पूरा लॉ पढ़ लें, ठीक है। वो ध्यान देना पड़ता है ज़्यादा। बाकी मैं कोशिश तो यहाँ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पेड़ वाले बच्चों को ज़्यादा वो करा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाएं, कुछ भी आपसे ना छूटे। तो मेरे कहने का मतलब ये, जैसे आपको बता रही हूँ, आप ऐसे फॉलो तो करें। आप ऐसे फॉलो भी करेंगे तो भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो सॉरी, हम आ जाते हैं अब सेक्शन 51 पे। हमारा कल सेक्शन 50 तक हो गया था, तो आज हम सेक्शन 51 से करेंगे। सेक्शन 51, देखिए सेक्शन 51 की हेडिंग को पढ़िए। बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में, जो कि 2F में डिफाइन है। अब आपको क्या करना है, 2F में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, जो कि मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ प्रोमिसेस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जैसे मेरे और आपके बीच में प्रॉमिस, या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें प्रॉमिस, ठीक है, या फिर कोई और आप काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉमिसेस, मतलब बोथ दी साइड से क्या हो रहा है, प्रॉमिसेस हो रहा है। दोनों ही साइड से प्रॉमिस किया जा रहा है एक दूसरे को कि आप ये करें तो हम आपको ये देंगे, हम ये करें तो हम आपको ये देंगे। तो इस कॉल्ड क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना इसके साथ अंडरलाइन करना है। देखिए यहाँ पे लिख लो आप 2F, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे साथ में लिख लें 2F। अभी आपका प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्री के क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 2 के क्लॉज कौन सा है वो जिसमें क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बताई गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 2 का जो F है वो बात करता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। ऐसे नहीं आप सोचना कि हाँ बोथ दी साइड से प्रोमिसेस हो गई, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब यहाँ पर ना ये इसी सेक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, मतलब यहाँ से ही वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे और पूछेंगे आपसे कि आप बताइए कि ये कौन सा प्रोमिसेस है। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग खाली एक तरह की चीज़ों को पढ़ने से नहीं आती, डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करें तब आती है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, तो अंडरलाइन करें नॉट बाउंड पे, ठीक है, नॉट बाउंड पे अंडरलाइन करें। और उसके बाद आगे देखिए, अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, और अब आप अंडरलाइन करिए विलिंग टू परफॉर्म पे। अब आप मेरी बात सुने,
अब आप क्या समझना है आपको, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो प्रोमिसी है, ठीक है, क्या कहा मैंने आपको कहा कि जो प्रोमिसी है वो आपकी परफॉर्मेंस लेने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि यहाँ पर लड़की जो है वो आपसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है, वो आपकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए रेडी नहीं है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवाने के लिए रेडी नहीं है, वो लेने के लिए नहीं रेडी। तो यहाँ पर आंसर इज दैट कि यहाँ पे प्रोमिसर इज नॉट बाउंड, ठीक है, किस चीज़ के लिए, एनी काइंड ऑफ एक्ट। क्लियर, यही बात यहाँ पे लिखी है। देखिए क्या लिखा है, अनलेस दी प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, मतलब जो प्रोमिसी है उसकी विलिंग ही नहीं दिख रही है कि वो उस चीज़ को करवाना चाहते भी हैं या नहीं, यही बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे नॉट रेडी, तो आप अपनी बेरक में लिख लें, प्रोमिसी के पास लिख लें नॉट रेडी। किस चीज़ के लिए, आपकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस की एक्सेप्टेंस लेने के लिए, मतलब वो रेडी नहीं है। ठीक है, मतलब शी इज़ नॉट रेडी, आपके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कितने सारे यहाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन दे रखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर मार देंगे, आपको ना इसको पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। चलो देखो क्या लिखा है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे देखो, ए नीड नॉट टू डिलीवर द गुड्स अनलेस, देखो क्या लिखा है, बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे, तो अंडरलाइन करें। अब जब वो देने के लिए पैसे रेडी नहीं है, उसकी विलिंग ही नहीं है, उसके अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बी नीड नॉट टू पे फॉर द गुड्स अनलेस, जब तक कि ए इज़ रेडी फॉर विलिंग टू डिलीवर दैम ऑन पेमेंट। अब जब आप पैसे नहीं दोगे, बिना पैसों के आपके साथ कैसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोमिसी है वो रेडी नहीं है आपकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस लेने के लिए। अब बाकी का आप पढ़ना, अब मैं सारे आपको पढ़ा दूँ, 1 महीना लग जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने में, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, अभी हम ये वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ये वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम ना क्या करेंगे, जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था मेजर लॉ के बारे में, मेजर लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करेंगे, उनकी ना पनिशमेंट को याद कर लेंगे। पनिशमेंट को याद करने से क्या होगा, देखो पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो कॉन्सेप्ट में चेंज होगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि ये मैं आपसे क्यों कहा कि आप इसे ना पढ़ें, इसके पीछे रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो कहने का मतलब ये है, पनिशमेंट और सेक्शन नंबर इसमें चेंज नहीं होगा, इसको हम याद कर सकते हैं और एक एक 1 बाय 1 करके करेंगे तो ईजी रहेगा। अब आ जाओ आप सेक्शन नंबर 52 पे, ठीक है। सेक्शन नंबर 52 बात करता है ऑर्डर, बेरक को देखें, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। अब इसमें एक लाइन को अंडरलाइन कर लें, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, किसी भी काम को करने का क्रम क्या है, मतलब अब किसी मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको परफॉर्म किस तरीके से किया जाएगा, तो इस तरीके से किया जाएगा कि जी पहले काम करो फिर पैसे दो, ठीक है। मतलब पहले आप काम तो करें, पहले उस ऑर्डर को तो कंप्लीट करें, तभी तो, ठीक है, तभी तो आपको पेमेंट मिलेगी। सिंपल सी लैंग्वेज में यही है, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक। चलिए देखो क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन को देखो, ए एंड बी contract that A shall build a house for B at a fixed price. B's promise to build the house must be performed before B is promised to pay it. तो अंडरलाइन करें क्या, promise to pay for it। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो आपका काम कौन करेगा, तो पहले काम करो फिर पैसे लो, तो उसको क्या कहा जाएगा, इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इसमें समझ में ना आए, ठीक है। अब आ जाइए आप सेक्शन 53 पे। सेक्शन 53 क्या बात करता है, देखिए हमारा कल हो नहीं पाया था ये, तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक्चुअली आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, थोड़ी इस वजह से ज़्यादा नहीं करा पाऊँगी, थोड़ा ही कराऊँगी जितना ज़रूरी है। अगर आप इसको भी सुन लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता आप भूल पाएंगे, ठीक है।
चलिए आ जाइए सेक्शन आप 53 को देखिए। सेक्शन 53 को आप याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ एक वर्ड में, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अब इसको समझिए आप, ये क्या कह रहा है, प्रिवेंटिंग की बात कर रहा है। प्रिवेंटिंग मतलब होता है रोकना, ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लायबिलिटी की बात कर रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने के लिए रोक रही है, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। आप इस लाइन को देखें, थर्ड लाइन को देखें। थर्ड लाइन में क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। ठीक है, और उसके बाद देखिए, एंड ही इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी टू पे एनी लॉस विच ही में सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, उसको प्रिवेंट किया है। तो याद करने के लिए ध्यान क्या रख लें, सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग की बात करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को करने के लिए क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ठीक, अब ठीक है, अब आप आ जाए सेक्शन 54 पे। सेक्शन 54 बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू पे, नहीं, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट। आप बेरक को देखिए, बेरक को पढ़ें। एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देखो लैंग्वेज आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन आप सिर्फ मेरी बात सुने, मेरी आवाज़ सुनेंगे तो भी उतना चलेगा। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात ये कही जा रही है, किसी एक व्यक्ति ने, मतलब ए ने बी से प्रॉमिस किया, यानी प्रॉमिसर ने बी से प्रॉमिस किया कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, कोई रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने वहीं पे डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इफ़ेक्ट क्या होगा वो बात कर रहा है। प्रॉमिसर ने गलती की, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिसने खुद कहा उसी ने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। सो देन इन दैट केस, ठीक है, देखो हमने सेक्शन 53 में भी कंपनसेशन पढ़ा है, आप अंडरलाइन कर लें। सेक्शन 54 भी यही कह रहा है कि अगर आपने क्या कर दिया, प्रॉमिसर ने ही डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इसमें अदर पार्टी क्या करेगी, अब प्रॉमिसी क्या करेगी। अब लड़के ने खुद ही शादी के लिए मना कर दिया, तो अब लड़की क्या करेगी, ठीक है, अब खुद से तो शादी करने लगी, वो बात अलग है। आजकल दुनिया में दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं बेकार की, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल इस तरह का इसलिए दे रही हूँ कि आपको याद रहे। तो क्या कहा, कंपनसेशन, तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये कहा जा रहा है कि जब आपने खुद ही डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो यहाँ प्रॉमिसी क्या करेगा, तो प्रॉमिसी थोड़ी ना खुद कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर देगा अपने आप, तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉमिसी इज़ नॉट बाउंड या प्रॉमिसी इज़ नॉट लायबल। तो देखिए फोर्थ लाइन को देखिए, कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस विच सच अदर पार्टी में सस्टेन्स बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर, इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई आपको कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है, अब गलती किसने की, जब गलती प्रॉमिसर ने की है, मिस्टेक प्रॉमिसर ने की है, तो अब वो बचेगा थोड़ी, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो प्रॉमिसी को कंपनसेशन देगा, ठीक है, कंपनसेशन देगा। अब जो प्रॉमिसी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट को खुद ब खुद इन्फोर्स करने ही लेगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होंगी। अब आ जाइए सेक्शन 55 पे। अब यहाँ सेक्शन 55 क्या कह रहा है, सेक्शन 55 कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज़ एसेंशियल। अब यहाँ ना दो बातें हैं। अब यहाँ दो बातें क्या हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक तरफ तो टाइम आपका मेंशन है कि आपको इतने टाइम में इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही करना है, और दूसरी तरफ टाइम मेंशन नहीं है या ज़रूरी नहीं है टाइम, ठीक है। तो पहला हम समझते हैं एक फिक्स टाइम पर परफॉर्म करना था, लेकिन आपने नहीं किया, आप फेल हो गए, ठीक है। उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि आपको 50 किलो गेहूँ भेजने थे किसी के पास एक फ़िक्स टाइम पे, लेकिन आपने परफॉर्म नहीं किया, उस टाइम पे आप क्या हो गए, आप फेल हो गए। तो उस सिचुएशन में सामने वाली पार्टी को आप लायबल नहीं ठहरा सकते कि जी नहीं आप इसको लो ही, आपने कहा था तो आप क्या करें, आप इस सामान को ले ही लें क्योंकि आपने क्या किया है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आप ऐसे ना कह नहीं सकते, क्योंकि आप अपने काम को करने में खुद फेल हुए। जैसे कि
जैसे कि क्या होता है, आपका किसी के साथ कॉन्टैक्ट और आप टाइम पे पहुँचे नहीं, और आप तो पहुँचे नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति को ले लिया आपकी जगह, तो इसमें उनकी क्या गलती है, आपकी गलती है, आप टाइम से क्यों नहीं पहुँचे। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है। तो सामने वाली पार्टी को आप लायबल नहीं कर सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर टाइम पीरियड एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। अब यहाँ से ना क्वेश्चन रेज होता है, आप लिख लें। इन दैट केस, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 53 में बैरक में लिख लें ऊपर, दो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति की तरफ से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है आपका, एक व्यक्ति ने कैंसिल किया है ना, दूसरे ने तो कुछ नहीं किया, तो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो ऐसे ना क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि आप ये बताइए सेक्शन 53 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, और क्या वॉइड ऑफ एन इशू होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी एक व्यक्ति की तरफ से बात हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी वॉइडेबल, ठीक है। और जब दोनों तरफ से हो रही है गड़बड़ तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रही थी, अगर ये टाइम पीरियड एसेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका वॉइडेबल, और अगर ये टाइम पीरियड ज़रूरी नहीं है तो डैमेज फॉर डिले के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर आपका टाइम एसेंशियल है, ठीक है, आपको टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करनी थी, और तो क्या होगा, वॉइडेबल होगा, और अदरवाइज आप क्या करें, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 56 पे। सेक्शन नंबर 56 बात करता है इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट को फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इम्पॉसिबल एक्ट है, सेक्शन नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से सेक्शन में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप बताइए। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जो कि इम्पॉसिबल है, तो इट विल बी वॉइड, ठीक है। सेक्शन नंबर 57 को देखिए, लीगल और इलीगल दोनों टर्म की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, आप बेरक को देखें। सेक्शन नंबर आपका है ये 57 ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सेक्शन नंबर 57 बात कर रहा है आपकी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। मतलब इन वन वर्ड, बस सुन लो मेरी बात इतनी सी, एक कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल है, दूसरा आपका इलीगल है, तो इलीगल वाला तो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, और जो लीगल है वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, इसे ध्यान से पढ़ें। A and B agree that A shall sell B a house of 10,000 rupees, but that if B uses it as a gambling house, he shall pay 50,000 rupees it. अब ध्यान से देखना, the first set of reciprocal promises, namely so sell the house and to pay 10,000 rupees for it is a contract. सेकेंड देखो, द सेकेंड सेट मतलब वो तो क्या होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि उसने पैसे में मकान खरीदा, वो बेचा, ठीक है। द सेकेंड सेट इज फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, वो किस लिए ले रहा है उसको, गैम्बलिंग के लिए ले रहा है, ठीक है, जुए के लिए ले रहा है, ठीक। तो दैट मे बी में that B may use the house as the gambling house is a void agreement। तो वो क्या है, वो इलीगल है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, इलीगल जो ट्रैफिकिंग है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी void हो जाएगी एग्रीमेंट, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अब आगे इसकी इलस्ट्रेशन और है, अभी ऐसी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा सब कुछ। सेक्शन नंबर 58 को देखिए। सेक्शन नंबर 58 बात कर रहा है अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल। इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस, one branch of which is legal and other is illegal, और legal branch alone can be enforced। तो कौन सी ब्रांच कल इन्फोर्स होगी, जो आपकी लीगल ब्रांच है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखिए क्या कह रहा है, देखो, A and B agree that A shall pay ₹1,000 for which B shall afterward deliver A either rice is smuggled अफीम। तो दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस एंड वर्ड एग्रीमेंट किस चीज़ की, अफीम की। तो चावल को डिलीवर करने का जो है आपका वो तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, लेकिन जो आप अफीम की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका इलीगल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब हमारा मुद्दा आता है सेक्शन नंबर 59, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात करता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है? मतलब पेमेंट का विभाजन किस तरीके से होगा। मतलब जैसे आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, अब वो उधार पैसे तो दे दिए, अब वो जब लौटा रहा है, आपने किस स्टेजेस में उधार दिए। आपने कभी 2 लाख दिए, कभी 4 लाख दिए, या तीनों साल में 2-2 लाख दिए, और वो उधर से कितने पैसे दे रहा है। वो उधर से कभी जैसे उधर से वो 5 लाख रुपए दे दिया, और 3 बार आपने पेमेंट करी 15 लाख की। तो अब कहने का मतलब ये है कि 5 लाख पेमेंट उसने दी बी ने, और आपने उसे 15 लाख की। तो मुद्दा ये है कि अब कौन सी पेमेंट को माना जाए कि आपने 15 लाख में से मुझे 5 लाख रुपए कौन सी ट्रांजेक्शन के दिए हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे, आगे की वीडियो में देखते हैं।